कोलकाता में जो घटना हुई उसको लेकर अभी भी नाराजगी है और हमें भी लगता है कि वो नाराजगी खत्म नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी कितनी हल्के से इस बात को ले रही है और ये सीधे सीधे लग रहा था कि राज्य सरकार किसी को बचाना चाह रही है इस मामले में। पहली बार नहीं हुआ, वहाँ तो पंचायत चुनाव के लिए आपको हाईकोर्ट जाना पड़ता है, वहाँ आपको रामनवमी बनाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है, वहाँ तो सीबीआई के ईडी के ऑफिसर वहाँ लैंड करते हैं तो अरेस्ट हो सकते हैं। तो वो तो बनाना रिपब्लिक जो वेस्ट बंगाल में चल रहा है वो बनाना है। ममता बनर्जी किस तरह सरकार चला रही है सबको पता है। वो कौन सा दिल है जो एक महिला को इस तरह देखने के बाद कहता है ये आत्महत्या है। वो उस राय से बड़ा कल्प्रिट है जिसके कहने पर ये हुआ, जिसको कहने पर आत्महत्या बताया गया। पुलिस से, प्रशासन से, अपनी सत्ता नीचे क्या हो रहा है उससे कम्युनिकेशन ही बिल्कुल खत्म है और वो फिर उसी प्रकार रिस्पॉन्ड करती हैं। चारों तरफ जब इसी प्रकार से माफिया और तंत्र घेरता है किसी सरकार तो फिर ऐसे ही रिएक्ट करती है। जब तक महिलाओं पे होते अपराध को हम सत्ता के खेल का मोहरा बनाते रहेंगे तब तक वो अपराध होते रहेंगे और उसका नैरेटिव बनता रहेगा। हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल हो, समाजवादी पार्टी हो, अपने अपने हिसाब से उसको यूज करती रहेगी। सारी कसौटियां, सारे पैमाने राहुल गांधी के जाके धरने बैठ जाएं, बाकी लोग मणिपुर पर खामोश रहें, न बोलें, तो इसलिए वो सिलेक्टिव हमको भी नहीं होना चाहिए। जिनके घरों में बेटियां पल रही हैं उनकी चिंताओं को अगर हम स्वर नहीं दे पाएंगे तो हम भी एक समाज के रूप में, मीडिया के रूप में गलत कर रहे हैं। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और हर हफ्ते की तरह एक बार फिर लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। देखिए, जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश में उस बात को लेकर, कोलकाता में जो घटना हुई उसको लेकर अभी भी नाराजगी है और हमें भी लगता है कि वो नाराजगी खत्म नहीं होनी चाहिए। खत्म इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब तक जिम्मेदार लोग इस पर पूरी तरीके से जिम्मेदारी नहीं लेंगे और केवल राजनीति करना नहीं छोड़ेंगे तब तक इस तरह की घटनाओं पर लगाम आखिर लगेगी कैसे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, खुद सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, तो उस पर इतने सवाल करता है जिसके जवाब देना वकीलों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के कई जगह पर मुश्किल होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके बावजूद इस पर तरह तरह के तर्क, तरह तरह की बातें हो रही हैं, राजनीति भी खूब हो रही है और इसीलिए लोगों के अंदर गुस्सा है कि इस तरह के मामलों में सबको एक सुर में बोलना चाहिए, एक कोई बड़ी बात होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं के बारे में सोचने से पहले भी आदमी को इतना दहशत से भर जाना चाहिए कि इस तरह की कोई घटना हो ना। लेकिन उसके बावजूद हम रोक नहीं पा रहे हैं। कानूनों को लेकर राजनीति हो रही है, कार्रवाइयों को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा यही जानने और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, रामकृपाल जी हैं, शांतनु गुप्ता जी हैं, अवधेश कुमार जी हैं, समीर चौगावकर जी हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हमारे साथ मौजूद हैं और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। समीर जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा मैं। सर, इस मामले में जिस तरीके से अब तक पूरी राजनीति हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, दूसरे दिन जब सुनवाई हुई, जितने सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछे, जितने सवाल मशीनरी पर उठा दिए, वो तो सबसे ज्यादा चिंताजनक है। और उसके बाद राजनीति आप करते हैं, सड़क पर उतर जाएंगे, आप कहेंगे कड़े कानून बना दो। जो कानून है भैया पहले उसका तो पालन कर लीजिए। देखिए, इस तरह की घटना तो सभी राज्यों में होती रहती है। इसमें मतलब ये बहुत विभत्स घटना थी, लेकिन इस घटने के बाद राज्य प्रशासन उस पर कैसा रिएक्ट करता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि प्रशासन ने उसे कितनी गंभीरता से लिया है, कितनी त्वरित उस पर कार्रवाई की है और कितने त्वरित तरीके से जो पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए, पीड़ित के पक्ष में न्याय कराने के लिए किस तरीके से सरकार सक्रिय हुई, ये बहुत मायने रखता है। इस घटना घटने के बाद ममता सरकार का जो रुख था वो ये बताने के लिए काफ़ी था कि इसमें ममता बनर्जी कितनी हल्के से इस बात को ले रही है और ये सीधे सीधे लग रहा था कि राज्य सरकार किसी को बचाना चाह रही है इस मामले में। आप देखिए, घटना होती है, उसका जो डॉक्टर संदीप घोष जो उसके अस्पताल के इंचार्ज से उनका ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन उनको फिर दूसरे एक बड़े अस्पताल जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज है उसका इंचार्ज बना दिया जाता है। ममता बनर्जी सीबीआई देने में से आनाकानी करती है। पहले जब हाईकोर्ट की डांट पड़ती है, जब लगता है कि ममता बनर्जी इसमें घिर रही है, तब ममता बनर्जी तैयार होती है सीबीआई देने के लिए भी तैयार नहीं हो तो सीधे सीबीआई को केस सौंप दिया जाता है। ममता बनर्जी की फिर आप देखिए कि बौखलाहट को आप देखिए उनकी कि वो किस तरीके से सड़क पर उतरती है और कहती है कि 4 दिन के अंदर सीबीआई इसकी जांच करे और फांसी दे। क्या राज्य सरकार ने कभी इस तरह से आपने देखा है कि जिस राज्य में घटना घटी हो और जिसकी मुख्यमंत्री महिला हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री महिला हो, जहाँ की गृह मंत्री महिला हो, जिसकी जिम्मेदारी हो, जिसके मंत्रालय जिसके मुख्यमंत्री के अंडर आता है, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के अंडर आता है, ममता बनर्जी खुद एक महिला है और जिस तरीके से ममता बनर्जी का उसको लेकर रिएक्शन रहा, और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। संदेश खाली को लेकर हमने देखा, उसमें सीधा सीधा जिस तरीके से टीएमसी के लोग इन्वॉल्व थे इस मामले के अंदर, वो ठीक है सीधा टीएमसी का कार्यकर्ता
पता नहीं था। लेकिन ममता बनर्जी के प्रशासन ने बताने की कोशिश की और पुलिस कमिश्नर जिस तरीके से इस चीज़ को लेकर मामले को हैंडल कर रहे थे कि रात को 5,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अस्पताल पर हमला कर देते हैं, डॉक्टरों की पिटाई होती है, और जहाँ पर सारे इस घटना के सबूत थे वो मिटाने की जिस तरीके से कोशिश होती है, और जिस तरीके से वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है वो जिस तरीके से मीडिया पर बोलते हैं और जिस तरह से कहते हैं कि भाई अफवाह चलाई जा रही है जिसके कारण ये हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट रहा है, प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट रहा है। और पुलिस तो तब इन्वॉल्व होती है जब उन्हें पता होता है कि ऊपर से किसी का हाथ है और कोई हमें निर्देश या संकेत मिले उसके हिसाब से काम करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, मुझे लग रहा है वो सबके जिहान में पहले से बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने उससे बहुत स्पष्ट तरीके से बंगाल सरकार की भूमिका को मतलब पूछा है। हाईकोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर जिक्र किया है। अब CBI के हवाले सिर्फ उस पीड़िता की जांच नहीं है, इतना जघन्य जो हत्याकांड हुआ है रेप के बाद उसकी जांच नहीं है। अब संदीप घोष ने जिस तरीके से अनियमितता है कि उसकी जांच भी CBI के हवाले कर दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा इसके पीछे एक रैकेट होगा। पूरा सिर्फ ये नहीं होगा कि रेप के साथ हत्या, कई राज उस महिला के पास होंगे। जो कहा जा रहा है कि उसने जो डायरी के अंदर लिखा था कुछ पन्ने गायब हो गए, तो वो क्या बात थी जो वो सबके नॉलेज में लाना चाहती थी, और कौन है जो इस तरह के अंजाम अपराध को दिया और जो बचाना चाह रहा है। मुझे लग रहा है CBI इस मामले के अंदर जिस तरीके से जांच कर रही है, अब नार्को टेस्ट और पोलियोग्राफी टेस्ट भी 6 लोगों का करवाने का CBI ने तैयारी दर्शाई है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से CBI जांच कर रही है, हालांकि CBI के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से सबूत वहां मिटाने की पूरी कोशिश कर दी गई, दीवार गिरा दी गई, बाद में जिस तरीके से उस एरिया को कवर नहीं किया गया था, तो CBI के लिए चुनौती बहुत बड़ी है इस तरीके से मामलों में। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में इसको लेकर डॉक्टरों ने आंदोलन किया, आम जनता ने आंदोलन किया, बंगाल की जनता सड़कों पर उतरी है, मुझे लग रहा है CBI के सामने एक बड़ी चुनौती है। और CBI मुझे लग रहा है इस केस को सॉल्व करेगी। जिस दिन सॉल्व होगा तो ऐसे कई प्रश्न हमारे सामने, सब प्रश्नों का जवाब भी रहेगा, और कई ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो अभी तक सामने नहीं आए थे। ये हम बात आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए सड़कों पर लोग उतरे हैं। निर्भया के बाद भी लोग सड़कों पर उतरे थे। विनोद सर, आपसे मेरा सवाल है, निर्भया के बाद भी लोग सड़कों पर उतरे थे, बहुत सारी बातें हुई उस वक्त, जो सत्ता में थे, जो सत्ता में नहीं थे, सब ने अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी राजनीतिक गुणागणित के हिसाब से बहुत सारी बयानबाजी की। बंगाल में बीजेपी विपक्ष में है, बीजेपी भी लगातार इस पर सवाल उठा रही है। अधीर रंजन चौधरी को तो मैं वहां पर देख रहा हूं, बहुत मुखर होकर बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के बड़े नेताओं की बात करूं, खास करके अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, प्रियंका गांधी हो गए, विरोध की बात तो बाद में आई, ट्वीट भी आए, सब कुछ हुआ, लेकिन बड़ा सिलेक्टिव अप्रोच है। आप जिस तरीके से दूसरी जगहों पर जाकर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ जाते हैं या परिवारों से मिलने के लिए चले जाते हैं, बंगाल में वो एक्टिवनेस क्यों नहीं दिख रही है? पॉलिटिकल सोच की वजह से, सही है, लेकिन ये बात खाली कांग्रेस पे लागू होती है क्या? नहीं, हम बाकी पर भी आ जाएंगे, सारी कसौटियां राहुल गांधी के लिए हैं। मैं बाकियों से उस पर भी सवाल करूंगा। सारी कसौटियां, सारे पैमाने राहुल गांधी के जाके धरने बैठ जाएं, बाकी लोग मणिपुर पर खामोश रहें, न बोलें, तो इसलिए वो सिलेक्टिव हमको भी नहीं होना चाहिए। बंगाल की घटना ये मैंने आपसे कांग्रेस के लिए पूछा, तो बीजेपी नहीं, मैं खाली कांग्रेस बात नहीं कर रहा हूँ। अंकिता भंडारी में भी तो सबूत मिटाए गए थे, पूरा रिजॉर्ट ढहा दिया गया। कौन जाके धरने बैठा था? न राहुल गांधी बैठे और न नड्डा जी बैठे, वहां तो कोई नहीं बैठा। आज भी वो लोग मांग रहे हैं जांच की, न्याय की। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सिलेक्टिव अप्रोच हो जाती है ना, कि सारे, मुझे तो लगता है पूरे देश को पहुंच जाना चाहिए पश्चिम बंगाल। खाली राहुल गांधी हो क्यों, उसमें पूरे देश को पहुंच जाना चाहिए। खाली बीजेपी हो क्यों? ये सवाल सिर्फ आधी आबादी का नहीं है, ये सवाल पूरी आबादी का है। और कलकत्ता की घटना हो या देहरादून की घटना हो, मैं बार बार पिछले प्रोग्राम में मैंने यही कहा था कि हम जो सेलेक्टिव अप्रोच राजनीतिक दलों की है ना, कि कलकत्ता में राहुल गांधी सवाल पूछा जाएगा, मणिपुर में बीजेपी सवाल पूछा जाएगा, दिल्ली में पहलवानों पर बीजेपी पूछा जाएगा, राजस्थान में जिसमें कांग्रेस सरकार उनसे सवाल सबसे पूछा जाना चाहिए, सारी पार्टियों से पूछा जाना चाहिए कि भाई बदलापुर में आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। वो साथ में वो भी तो हो गया, वहाँ भी हाईकोर्ट ने बहुत फटकार लगाई है पुलिस के रवैये पे, सरकार को, सबको। तो वहाँ तो मैं कह रहा हूँ ये जो राजनीतिक दलों का या मीडिया का जो सेलेक्टिव रवैया है ऐसी घटनाओं के प्रति, निर्भया कांड में आप देखिए, निर्भया कांड की हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, वो एक मील का पत्थर था ऐसे मामलों के लिए वो कांड। मतलब उसके बाद जो है तत्कालीन सरकार ने, तत्कालीन दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े, जबकि उसमें बिल्कुल अंधा मामला था, वो लड़की की खाली बॉडी मिली थी, लेकिन पकड़े। उसके बाद उस बच्ची को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया, उसकी वो नहीं बच पाई, जब आई तो उसके शव को लेने के लिए पूरी सरकार वहाँ मौजूद थी आधी रात को, शीला दीक्षित से लेकर के और मनमोहन सिंह तक। इस संवेदनशीलता सरकार की, एक तरफ बंगाल का उदाहरण है जो संवेदनशीलता की बात आप कर रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया, जिस तरह चीफ मिनिस्टर ने व्यवहार किया, जिस तरह जो है अस्पताल वहाँ के डायरेक्टर ने, पूरी मशीनरी ने जो मतलब निर्लज्जता दिखाई है, जो
एक तरफ वो है, एक तरफ ये संवेदनशीलता है। ये तुलना भी की जानी चाहिए कि आखिर उसके बाद निर्भया कांड पर पूरा देश उबला हुआ था, इतना सख्त कानून पास हुआ, सारे रक्षा कवच बनाए गए, लेकिन घटनाएं उसके बाद भी बढ़ी। उसके बाद हाथरस हो जाता है, उसके बाद बदायूं हो जाता है, उसके बाद भाई सरकारें मुकदमा तक उठा लेती हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक मामले में मुकदमा वापस लिया सरकार ने, बलात्कार का। हाँ। तो यौन शोषण का। तो ये जो सेलेक्टिव रवैया है ना, वो खाली ममता बनर्जी तो इसके लिए जिम्मेदार है ही। उनकी सरकार जिस तरह का उन्होंने पिछले कार्यक्रम में हम लोगों ने जैसे मिलने नहीं दिया गया हाँ। उनके माँ बाप को, मतलब अब कोई बच्ची मरी हुई है, उसकी हत्या हुई इस परिस्थितियों में, और उसके माँ बाप को शव तक न देखने दिया जाए, तो ये कहाँ का मतलब वो प्रशासन है। यही हाथरस में हुआ था, वो आधी रात को जला दिया गया था बिना उसको। तो ये जो पुलिस का रवैया है, ये जो सरकारों का रवैया है, ये जो राजनीतिक दलों का रवैया है, जब तक ये नहीं बदलेगा और ये मुद्दे जब तक नहीं बनेंगे। अभी संदेश खाली की चर्चा हुई, संदेश खाली के बावजूद संदेश खाली भी जीत गई ममता बनर्जी, और सीटें भी 29 हो गई 23 की। तो जनता भी रिएक्ट करती है अपने तरीके से। तो तब राजनीतिक दलों में डर खत्म हो जाता है कि ठीक है, अभी हो गया, हल्ला गुल्ला मचेगा, उसके बाद जब चुनाव आएगा तो कहीं मंदिर के नाम पर वोट मिल जाएगा, कहीं मस्जिद के नाम पर मिल जाएगा, कहीं मंडल के नाम पर मिल जाएगा, कहीं किसी बंगाली अस्मिता के नाम पर मिल जाएगा, कहीं गुजराती अस्मिता के नाम पर मिल जाएगा, होती रहेंगी चीज़ें। तो जो जनता का भी रिएक्शन बड़ा फौरी होता है, जनता का भी रिएक्शन ऐसे मामलों में, मैं तो कहता हूँ ये आधी आबादी का मुद्दा नहीं है, ये पूरी आबादी का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है, और इस पर सबका रिएक्शन एक होना चाहिए। चाहे किसी राज्य में घटना हो, चाहे किसी राजनीतिक दल की उसमें हो। महिला सांसद, उनका सेलेक्टिव रिएक्शन होता है। हाँ। कहीं स्मृति ईरानी बोलेंगी, कहीं नहीं बोलेंगी, कहीं प्रियंका चतुर्वेदी बोलेंगी, कहीं नहीं बोलेंगी, कहीं प्रियंका गांधी बोलेंगी, कहीं नहीं बोलेंगी। तो ये जो सेलेक्टिव रवैया है, ये सबसे बड़ी जड़ है ऐसे अपराधों की। और बाकी तो मतलब कानून बना हुआ है, सब बना हुआ है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन तो हो। अब देखिए सीबीआई जांच कर रही है, उम्मीद है पूरा काफ़ी हद तक जो है उस पर सामने आएगा मामला, और आना चाहिए, और इसकी तह तक जाना चाहिए। और जिस तरह के गंभीर अपराध में जो लोग शामिल हैं, उनको कानून के हिसाब से पूरी सजा मिलनी चाहिए। इसका इंतजार तो हम सब कर रहे हैं, और कोर्ट भी लगातार जिस तरीके से स्टेटस रिपोर्ट ले रहा है, तमाम चीज़ें कर रहा है। शांतनु गुप्ता जी, बड़ा है मुझे आता समझना, सिलेक्टिव अप्रोच जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो उस पर विनोद सर ने भी सवाल उठाए, इस राज्य में है तो हम अपने हिसाब से बोलेंगे, उस राज्य में है तो हम अपने हिसाब से बोलेंगे। बदलापुर होता है, उन्नाव होता है, दूसरी चीज़ें होती हैं तो हम थोड़ा साइड ले लेते हैं। संदेश खाली होता है तो हम वहाँ पर बोलने से बचते हैं। ये मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, पक्ष विपक्ष जो जहाँ पर जिस तरीके से ये अप्रोच खत्म नहीं होगा तो केवल कानून बना देने भर से मामला कहाँ पर ठीक होने वाला है। कानून आप बनाते रहिए, लेकिन आप सिलेक्टिव अप्रोच अगर बड़ा नेता कोई दिखा रहा है इस तरीके से, चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो उसका तो संदेश अलग ही जा रहा है ना। देखिए, मैं तो कहूँगा कि जब भी उत्तर प्रदेश में कोई मामला होता है तो दो कारणों से उसकी रिपोर्टिंग तो गुना 10 होती है। एक कारण कि हम सब नोएडा में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, हाँ। जिसको हम लोग डोर स्टेप रिपोर्टिंग कहते हैं कि पास का मामला होगा ही होगा। और दूसरा, जब से योगी आदित्यनाथ टीआरपी देते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, सिमिलर केस आप जिस दिन उत्तर प्रदेश की कोई डिबेट हो, आप देखिए वैसे 10 केस मैं केरला में गिनाता हूँ, मैं तमिलनाडु में गिनाता हूँ, मैं वेस्ट बंगाल में गिनाता हूँ, जिस चैनल में जाता हूँ, लेकिन वो टीवी में नहीं आता। ये मामला इतना विभत्स हो गया, पहली बार नहीं हुआ। वहाँ तो पंचायत चुनाव के लिए आपको हाईकोर्ट जाना पड़ता है, वहाँ आपको रामनवमी बनाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है, वहाँ तो सीबीआई के ईडी के ऑफिसर वहाँ लैंड करते हैं तो अरेस्ट हो सकते हैं। तो वो तो बनाना रिपब्लिक जो वेस्ट बंगाल में चल रहा है वो बनाना है। ममता बनर्जी किस तरह सरकार चला रही है सबको पता है। बल्कि मैं तो अभी नया मामला कल से देख रहा हूँ, जब आप कोर्ट में देखते हैं कि भाई तुषार मेहता और 4 लॉयर सीबीआई की तरफ से हैं, वेस्ट बंगाल सरकार ने 21 लॉयर खड़े करें, 21 लॉयर खड़े करें, उसमें से 3 विदेश से पढ़े हुए लॉयर हैं। उनकी ज़मीर कैसे होती है? और क्योंकि कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में एक रेजोल्यूशन भेजा अपने लेटर पैड पे कि ये तो मलीस है, ये तो केवल नाम खराब करने के लिए बंगाल सरकार का करा जा रहा है। तो उनके खिलाफ, कपिल सिब्बल के खिलाफ बहुत सारे लॉयर्स ने एक अविश्वास प्रस्ताव लाया। तो इस लेवल का जब हो जाता है तब कमेंट्री आ रही है, तब हम राहुल गांधी से पूछ रहे हैं पहली बार। उसमें भी विनोद जी को अच्छा नहीं लग रहा है कि केवल राहुल गांधी से ही पूछ रहे हैं, सबसे पूछा जाना चाहिए। भाई राहुल गांधी भाई लीडर ने, आपने कहा ना कि सेलेक्टिव अप्रोच ही क्यों है, बिल्कुल पीछा होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, देखिए विनोद जी, हम वॉटरी करके कई बार एक आदमी को बचाने की कोशिश करते हैं कि उससे क्यों नहीं, उससे क्यों नहीं। अभी जो मामला उस पर करिए, तो मणिपुर में जब बात हो रही तो राजस्थान की बात क्यों करते थे? 90 100 सीट है उसकी, 100 सीट है व्यक्ति की, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उससे नहीं पूछेंगे तो किससे बोलेंगे? प्रधानमंत्री बनना चाहता है व्यक्ति, 4 दिन बाद ट्वीट करेगा ऐसी चीज में। उसकी पार्टी में जो सालों रहा कपिल सिब्बल, आज इस समय वो राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी से, वो केस को डिफेंड कर रहे हैं, इतने विभत्स केस को जाके हमने देखा, हंस रहे हैं, जब वो खिल्ली उड़ा रहे हैं बार बार, बोलना पड़ा वहां पे कोर्ट में सबको। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लोगों को भी साइड छोड़ के
कोई भी केस हो, देखिए उत्तर प्रदेश में क्यों चर्चा मैंने बताया, क्योंकि डोर स्टेप रिपोर्टिंग है, टीआरपी ज्यादातर, लेकिन एक्शन होता है सामने से एक्शन होता है। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कैसे कम हुआ है। एनसीआरबी का डेटा हमें दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कैसे कम हुआ, जबकि हमें वेस्ट बंगाल में ऐसा डेटा नहीं दिखता। हमें वेस्ट बंगाल तो बिल्कुल एक दूर है, हमें कभी कभी तो उसका केस छन के दिल्ली तक पहुंच पाता है, तो हम उस पर बात करते हैं। कितने वेस्ट बंगाल के केस हम बात ही कर पाते हैं, कुछ ही मीडिया बात करता है। और कुछ अच्छी बात है कि अमर उजाला उस पर इतने खुले रूप से बात कर रहे हैं, यही मेरा कहना होगा। नहीं, बात अमर उजाला के मंच पर हम हर तरह की बात उठाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि हमने इसको छोड़ दिया और उसको पकड़ लिया। बड़ा अहम है अवधेश सर समझना, जो बात शांतनु भी कह रहे हैं और विनोद सर ने भी जो बात उठाई, सिलेक्टिव अप्रोच वाली एक तो बात, लेकिन दूसरा मैं इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कानून को लेकर। हम एक तस्वीर देखते हैं कि मुख्यमंत्री सड़क पर उतर जाती हैं, पुलिस भी उन्हीं को रिपोर्ट कर रही है, स्वास्थ्य मंत्री भी वहीं हैं, सब कुछ उन्हीं के पास है। फिर एक चिट्ठी लिख दी जाती है प्रधानमंत्री को, अभिषेक बनर्जी ट्वीट करते हैं कि कानून ऐसा बनना चाहिए कि लोगों के अंदर डर आ जाए। तो ये कौन सा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है? पहला नैरेटिव तो ये बनना चाहिए था ना कि महिला मुख्यमंत्री के राज में इतनी किसी की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए इस तरह की घटना के बारे में सोचने भर की, और ये तो हो जा रही है, उसके बाद लीपापोती हो रही है। कि पश्चिम बंगाल के इस घटनाक्रम ने, इसका मतलब 5 मैं इसका अंग मानता हूँ। सबसे पहला तो है कि घटना हुई कैसे अस्पताल में, घटना के बाद अस्पताल प्रशासन, सरकार, वहाँ की पुलिस, उसका रिएक्शन कैसे रहा। हाँ, जो तीसरा है कि इतने होने के बावजूद फिर सरकार कैसे कोर्ट से लेके और बाहर रिएक्ट कर रही है। चौथा उसमें है कि उसके बाद जो चीज़ें उभर के सामने आ रही है वो है। और इसका 5वां पहलू मैं मानता हूँ, सबसे लास्ट में मैं लेता हूँ कि पॉलिटिकल रिएक्शन में। देखिए, किसी भी घटना कितना भी विभत्स हो, पहला तो होता है कि वो रिएक्ट कैसे उसके सत्ता कर रही है, बाकी कार्रवाई उसके बाद होती है। जो जिस प्रकार से घटना हुई, आप भी बताइए, एक डॉक्टर लड़की जिस अस्पताल में डॉक्टरी कर रही है, उसी अस्पताल में, उसके सेमिनार हॉल में उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या हो गई विभत्स तरीके से। फिर वही अस्पताल उसके माता पिता के पास झूठ खबर पहुंचाता है, वही अस्पताल इसको आत्महत्या साबित करने की कोशिश करता है। और फिर उसके साथ जो लोग खड़े होते हैं, एक एक डॉक्टर जो है अस्पताल के साथ खड़ा हो जाता है कि आत्महत्या है, कोई बाहर निकल के कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए तो मैं कई बार सवाल करता हूं कि डॉक्टर लोग जो इसमें डॉक्टरों की सुरक्षा के सवाल उठा रहे हैं, वो लड़की किससे असुरक्षित थी और उसकी मृत्यु के बाद उसको असुरक्षित किसने किया है? सब डॉक्टर लोगों ने किया है। तो महिला स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा एक पहलू हो सकता है, इसमें वो पहलू मेरी दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना देश भर में बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कैबिनेट सेक्रेटरी से लेके सब बना दिया है। और आप उसके बाद सरकार का क्या रवैया है? सब आत्महत्या, पुलिस क्या कर रही है? आप एक ट्वीट कर रहे हैं तो आपको मैसेज आ रहा है कि अपन मुकदमा करेंगे, FIR दर्ज करेंगे। गांव-गांव में बच्चे अगर निकल रहे हैं तो स्कूल का इंस्पेक्टर जो है रिटन नोटिस दे रहा है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई से बाहर अगर हो गई थी, टीचर और फलाने के खिलाफ कार्रवाई होगी। सारी स्थिति बना दी जाती है। अब पता चल रहा है कि भाई ये तो इतना बड़ा माफिया तंत्र है वहाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय से लेके पुलिस तक लगा हुआ, कि वहाँ तो कुछ भी संभव नहीं है। कोई आम आदमी की तो हत्या भी हो जाए और वो छिपा हुए तो उसका लाश भी नहीं मिल सकता है, जो स्थिति थी, जो स्थिति अभी बन रही है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के सत्ता के संपूर्ण रूप से एक माफिया और आपराधिक तंत्र में बदल जाने का ये परिणति, ये घटना प्रमाण है। और 21, अब सोचिए कि रिस्पॉन्ड क्या हो रहा है। 21 वकील आप खड़े करें, कई करोड़ रुपया डेली उसमें जा रहा होगा राज्य का, और किसके पक्ष में जा रहे हैं? क्या राज्य सरकार उस पीड़िता के पक्ष में वहां लड़ाई लड़ रही है? एक लाइन का अगर शपथ पत्र राज्य सरकार देती, उसके बाद जो हुआ, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो जब एक्शन लिया कि जो भी घटना हुई है उसमें हम अपनी विफलता मानते हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए आगे जो कुछ भी ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए सरकार जो भी चाहेगी वो करेगी, और सुप्रीम कोर्ट जो गाइड करेगी वो भी करेगी। इतनी लड़ाई होती, जरा मुझे बताइए। लेकिन ऐसा शपथ ऐसा पत्र कौन सी सरकार ने दिया है? सवाल यह है कि फिर मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं अभी तो भाई पश्चिम बंगाल पर बात हो रही है कि इस प्रकार का कांड, मैं जाऊंगा तो फिर उसमें पॉलिटिकल चीज, इस प्रकार का कांड तो हमने कभी न सुना न देखा है। ये तो बड़े सरकार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो सड़कों पर उतरी थी, उसका उद्देश्य एक ही था
कि ये मैसेज पूरे राज्य में चला जाए कि इस घटना के विरोधियों को मैं स्वीकार नहीं करती हूँ, किसी ढंग से विरोध नहीं हो। और वो गांव-गांव में सक्रिय हो गए, उनके तृणमूल के कार्यकर्ता, पुलिस सक्रिय हो गई और वो एक मैसेज देने के लिए वो उतरी थी। तो ये तो पूरी सत्ता जो है कैसे, और जो प्रिंसिपल साहब निकल रहे हैं तो पता चल रहा है कि इनकी जो फिजिशियन है ममता जी के, ये उनके पोषित लोग हैं, उनसे इनका कम्युनिकेशन बना हुआ है लगातार। और वो एक तय हो गया मीटिंग बुला करके इसको आत्महत्या घोषित कर दो। और प्रिंसिपल जो है उसको आप देख लीजिए उसके साथ दोबारा क्या होता है। और एक प्रिंसिपल को हम ले रहे हैं कि प्रिंसिपल दोषी। अरे भाई, जहां से संरक्षण मिल रहा है वो देखिए ना। कुल मिला के इस घटना ने ये बताया है कि ममता बनर्जी, हालांकि मैं जितना उनको जानता हूं, उनका एक कैरेक्टर रहा नहीं है जो पिछले मतलब ये 10-12 साल से मैं देख रहा हूं उनको। ठीक है। ममता बनर्जी का मुझे ये लग रहा है कि ऐसे पश्चिम बंगाल के बाद जो वहां की सत्ता बदली ना, तो वो सब वहां आ गए हैं। और इनका बेसिक जो है पुलिस से, प्रशासन से, अपनी सत्ता नीचे क्या हो रहा है उससे कम्युनिकेशन ही बिल्कुल खत्म है। और वो फिर उसी प्रकार रिस्पॉन्ड करती हैं चारों तरफ। जब इसी प्रकार से माफिया और तंत्र घेरता है किसी सरकार, तो फिर ऐसे ही रिएक्ट करती है। ये है पश्चिम बंगाल का सच। ठीक है, पश्चिम बंगाल के सच को लेकर तो बहुत बात हो रही है, लेकिन एक चीज़ और पूर्णिमा जी मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि देखिए महिला सुरक्षा को लेकर बात हो रही है और लगातार पिछले कई हफ्तों से हम इस पर बात कर रहे हैं। जिस तरह की बयानबाजी होती है, कोई विरोध कर रहा है, कोई कह रहा है उंगली काट लेंगे, कोई कह रहा है गोली मार देंगे, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं पश्चिम बंगाल में। बड़े नेताओं के बीच इस तरह की एक तरीके से एक दूसरे को धमकियाँ दे रहे हैं, बयानबाजी टोंट कस रहे हैं। सवाल ये है पब्लिक के बीच, उस पब्लिक के बीच जिसके लिए आप सड़क पर उतर कर कह रहे हैं या पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं कि कड़े कानून बनने चाहिए। कड़े कानून तो पहले से थे। आप, मैं कह सकता हूं वर्तमान समय में आप फिर एक बार नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है आपको कुछ और लगता हो, लेकिन इसके जरिए संदेश जो आप ग्रास रूट लेवल पे पहुंचा रहे हैं वो क्या पहुंचा रहे हैं? देखिए आदर्श जी, नैरेटिव तो हर कोई बना रहा है अपने अपने हिसाब से, जिसको जो सूट कर रहा है वो नैरेटिव बना रहा है। कुछ भी मैं आपका जो सवाल है उस पर बोलूँ उसके पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तक महिलाओं पे होते अपराध को हम सत्ता के खेल का मोहरा बनाते रहेंगे, तब तक वो अपराध होते रहेंगे और उसका नैरेटिव बनता रहेगा। हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल हो, समाजवादी पार्टी हो, अपने अपने हिसाब से उसको यूज करती रहेगी। तो जब तक महिलाओं के ऊपर अपराध को सिर्फ क्रिमिनल एक्ट की तरह हम ट्रीट नहीं करेंगे, उसको जिस तरह से एक क्राइम को हैंडल करना चाहिए, जब तक वो नहीं होगा तब तक ये अपराध रुकेंगे नहीं और ये सिलसिला चलता रहेगा। वो हमने देखा है हर राज्य में। एक चीज़ पे मुझे ऑब्जेक्शन है, हर बार हर किसी का ये कहना कि महिला मुख्यमंत्री के राज्य में हो गया, ये बहुत विभत्स हो गया। अरे तो क्या पुरुष मुख्यमंत्री अगर होता और उसके राज्य में होता तो क्या उतना विभत्स नहीं होता? तो इसमें महिला, पुरुष, समाजवादी, टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी छोड़ दीजिए। उसको जो क्राइम हुआ है, उस क्राइम का जो प्राइमा फेसी जो सामने दिखाई दे रहा है फैक्ट, उसको लेके आप बात करिए तो बात समझ में आती है कि लोग सीरियस है। सीरियस कोई नहीं है ना। ममता जी की सीरियसनेस तो दिख गई, जिस तरह से मामले की लिपापोती हुई, उसको कवर अप करने की कोशिश की गई। उस डॉक्टर जो घोष है, सुदीप घोष, उसको संदीप घोष को बचाने की कोशिश की गई। तो कवर अप तो करना शुरू से दिखाई ही दे रहा था, लेकिन दूसरे भी उस मामले की तह तक पहुंचने के बजाय उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कहां से उनको किसके अगेंस्ट बोलने से राजनीतिक फायदा होगा, उसके लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब तक हमारी पार्टियों का, हम लोगों का ये रवैया नहीं खत्म होगा, महिलाओं पे होने वाले अत्याचार तो खत्म होएंगे ही नहीं। हर स्टेट में होगा, वो लंबी लिस्ट है। राजस्थान ले लीजिए, मणिपुर ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, कोई भी स्टेट है जो अछूता नहीं है इससे। अब आपने कहा कि जनता के बीच में क्या संदेश जाता है। जनता के बीच में संदेश तो साफ है, जनता तो देख रही है। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं होती है, वो देख रही है कि हर पार्टी इसमें राजनीति कर रही है। और संदेश ये जाता है कि लोगों में एक डर का माहौल है। बताइए, अस्पताल जैसा एक मतलब जगह, अस्पताल जैसी जगह जहाँ की डे नाइट शिफ्ट करती हैं, नर्सेज होती हैं, लेडी डॉक्टर्स होती हैं, जब वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर सेफ नहीं है तो फिर आप कौन सी जगह सेफ मान सकते हैं कि जहाँ जाके औरतें निर्भय होकर काम कर सके? तो एक संदेश तो ये जाता है। और फिर फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि जब हमारा वर्क प्लेस ही सुरक्षित नहीं है, ऐसे वर्क प्लेस जिसको कि मोस्ट सेफ माना जाना चाहिए वो सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ पर जाके औरतें आराम से सुरक्षित महसूस करते हुए काम कर सकती हैं? तो इसमें तो फेलियर सभी की है, हर पार्टी की, हर सरकार की, हर इंस्टीट्यूशन की फेलियर है। कि अगर जो देश की आधी आबादी, विनोद जी ने ठीक कहा, ये आधी आबादी का मामला नहीं है, ये पूरी आबादी का मामला है। जो एक बेसिक मुद्दा एक किसी भी सिविल
सोसाइटी का, सिविल सोसाइटी मतलब जो सभ्य समाज का होना चाहिए, हम उसी को नज़रअंदाज कर देते हैं। भाई विमेन सेफ्टी से बड़ा क्या मुद्दा होना चाहिए, तो उसी को जब नज़रअंदाज करेंगे तो लोग तो गवर्नेंस पे, डिलीवरी ऑफ जस्टिस पे तो सवाल उठाएंगे ही, और हर इंस्टीट्यूशन पे आज सवाल उठ रहा है और ये लाजमी है। और ये सवाल बहुत गंभीर हैं, इसी के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। रामकृपाल सर, जब बृजभूषण शरण सिंह का नाम आता है, खिलाड़ी आरोप लगाते हैं तो सब मुखर हो जाते हैं। हरियाणा का मामला था, सब अपने अपने हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कम गंभीर आरोप था, लेकिन जब बंगाल में होता है तो ट्वीट आते हैं, उसमें मशीनरी का जिक्र होता है, उसमें प्रशासन का जिक्र होता है, उसमें सरकार पर, नेताओं को लेकर कुछ भी नहीं कहा जाता। इसीलिए मैं बार बार सिलेक्टिव पर आ रहा हूँ, क्योंकि अभी इस वक्त ये जो मामला है इससे गंभीर तो और कुछ नहीं है, इसीलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। बदलापुर को भी मैं इसमें जोड़ लूंगा, वहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति देख रहे हैं, अप्रोच वाली। तो ये जो राजनीति है, मैं यही समझने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये राजनीति पिछले हफ्ते भी जब हम बात कर रहे थे, आप सबने कहा था कि एक सुर में सबको इस पर बोलना चाहिए, वो तो हम देख नहीं रहे। सिलेक्टिव अप्रोच, अपने अपने हिस्से का क्या निकल सकता है इसमें से, ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं राजनीति पर तो फिलहाल मैं नहीं बोलूँगा। राजनीति है, गंदी चीज़ होती है, सबको मालूम है, अच्छी भी है, मजबूरी भी है, गंदी भी है, राजनीति होगी, उसको कोई आप रोक नहीं सकते। मेरा एक बेसिक सवाल है, एक धूमिल की बहुत पुरानी एक कविता की लाइन थी जिसको जेपी आंदोलन में बहुत बार पढ़ते थे। उनका था कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा भी आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये उनकी लाइन थी। मैं केवल इस घटना के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, समाज है तो देखिए उसमें साइको इस तरह के अपराधी होंगे ही, आप कुछ भी कर लें, एक प्रवृत्ति होती है, उस तरह के मनोरोगी भी होंगे, घटनाएं होती रहेंगी, ये नहीं आप कह सकते, उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। अभी मैं 1 मिनट और इसमें बता दूं, जिस दिन एक घटना हुई है उसी दिन एक सऊदी अरबिया में भी घटना हुई है। 7 लोगों ने, 7 पाकिस्तानी नागरिक थे, उन लोगों ने एक महिला के साथ रेप किया था। अगले दिन वो मामला अदालत में गया, शायद 48 आवर्स ही हुए थे। अदालत ने फैसला सुनाया कि 7 को ले जा करके गर्दन उतार दीजिए और इनकी वो गर्दनें बाकायदा डिस्प्ले की जाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ, मतलब, लेकिन एक घटना हुई है हमारे यहाँ। उसी दिन अखबार में एक आया, 32 साल के बाद अजमेर वाले कांड में, जिसमें सैकड़ों लड़कियों के साथ किया गया था, जाकर के अब जो है न्याय आया है। तो एक डेमोक्रेसी में और एक निश्चित तौर पर होगा। बट मैं इस मामले को थोड़ा निर्भया से भी अलग मानता हूँ। निर्भया के केस में एक लाश मिली, उसको जिस तरह से भी मिली उसको रिकॉग्नाइज किया गया। वहाँ पे कोई वो तीसरा आदमी नहीं था जो रोटी न बेलता है न खाता है, रोटी से खेलता है। लेकिन यहाँ पे निर्भया की तरह ही उसके साथ हुआ, सुरक्षित जगह पे हुआ। वो तो एक प्राइवेट बस में ले गए थे और कैसे क्या हुआ था, और सड़क पे लाश मिली थी। ये अस्पताल था। 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद कंटिन्यूअस, वो डॉक्टरों का होता है, उसके बाद रेस्ट करना होता है, तो वो वही हाल में सोई थी। मैं उस व्यक्ति को नहीं कहता जिसने कांड किया, ये तो सबके सामने आ रहा उसने कांड किया। मैं उस व्यक्ति की बात करता हूँ, किसी अस्पताल में इस घटना के बाद मैसेज किया जाएगा ये कोई चपरासी नहीं तय कर सकता। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर ये चीज हुई होगी। वो कौन सा दिल है जो एक महिला को इस तरह देखने के बाद कहता है ये आत्महत्या है? वो उस राय से बड़ा कल्प्रिट है जिसके कहने पर ये हुआ, जिसको कहने पर आत्महत्या बताया गया। माफी चाहूंगा थोड़ा 2 मिनट और। दूसरा, आप खुद सोचिए कि माँ बाप जा रहे हैं, उनको 2.5 घंटे तक रोका गया। इस तरह की वारदात कहाँ कहाँ हुई है जहाँ इस तरह घटना हो गई, मान लीजिए आप उसको कीजिए, 2.5 घंटे तक रोका गया। किसके कहने पर रोका गया होगा? वार्ड बॉय के कहने पर रोका नहीं गया होगा। इसका मतलब यह है कि उसी दिन ये 2 घटनाएं ही, भूल जाइए, जो सब्सिक्वेंटली उस राय ने नहीं किया, जो किसी और ने किया है। क्यों आज तक
इस बात का प्रशासन जिम्मेदारी नहीं लेता कि उसकी वो जो मानसिक रोगी है जो भी रहा हो, उससे बड़े हत्यारे अभी तक पर्दे के पीछे हैं। ये कोई भी सरकार हो, कुछ भी हो। और उसके बाद का जो क्रम रहा है कि हड़ताली डॉक्टरों पर जिस तरह से 5000 लोग जाते हैं करते हैं, तो मेरा तो वही 2 सवाल है। इसकी जांच होनी चाहिए और कोर्ट को इस बात करना चाहिए। मैं बहुत सारे सवाल देख रहा हूँ। बेसिक सवाल अगर आप इन्हीं 2 सवालों पर रुकेंगे कि किसके कहने से उसे आत्महत्या बताया गया और 2.5 घंटे तक उसके माँ बाप को मिलने से रोका, ये आदेश जारी किस लेवल से हुआ था, कौन उसके पीछे है। अगर ये 2 सवालों का जवाब मिल जाएगा तो बहुत सारी परतें अपने आप खुल जाएंगी। ये लगेगा कि ये एक, जैसा मैं कहता हूँ ना, अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है। क्रिमिनल, जॉइंट फैमिली ऑफ क्रिमिनल्स, वो चाहे किसी भी पार्टी को हो, कुछ भी हो, वो ये अपराध संस्थागत अपराध है। ये किसी व्यक्ति का अपराध नहीं है। मैं इस बात को कहता हूँ और ये पता चलना चाहिए। और अगर ये पता चल जाए, और इसके लिए मैं कहता हूँ पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तीसरा आदमी है, जब तक आप इसको छोड़ करके सिर्फ वो अपराधी पर जाएंगे और फलाना पे जाएंगे या ममता पे जाएंगे, तब तक ये तीसरा आदमी हमेशा रहेगा। आज वो किसी पार्टी के साथ होगा, कल किसी पार्टी के साथ होगा। ये तीसरा आदमी कौन है, इसकी पहचान की जानी चाहिए और उसको उसके बराबर दंड दिया जाना चाहिए। जिसने हत्या की है उससे बड़ा हत्यारा वो है जिसने ये कहा कि इसको जाके कहो कि आत्महत्या है। जिसने उसके माँ बाप को रोके रखा 2.5 घंटे, जिसकी बेटी मर गई हो, जिसकी कोख से पैदा हुई हो, उसको आप 2.5 घंटे उसकी लाश नहीं देखने देंगे। तो मेरा ये कहना है कि उस तीसरे आदमी की तलाश करो और कोर्ट को भी ये इस पूरे गैंग का पता करना चाहिए कौन है, ताकि ये लगे कि सिर्फ हत्यारा पनिशेबल नहीं है, ठीक है, उसके साथ जो लोग हैं वो भी पनिशेबल हैं और उनके लिए बराबर का दंड निर्धारित किया जाना चाहिए। यह बात है और जाहिर सी बात है, इस पर काम होना चाहिए। जयदीप सर, बड़ा है मैं समझना, देखिए सिलेक्टिव अप्रोच को लेकर हम बात कर रहे हैं, तमाम अलग अलग कारण सब लोग गिना रहे हैं। एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूँ, जब संविधान खत्म हो जाएगा की बात की जाती है तो पब्लिक बड़ी उद्वेलित होती है, वोट भी करती है उस पर। नतीजों में हमने देखा, एक उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ, इस तरह के जब मुद्दे उठते हैं, लेकिन जब इतनी विभत्स इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो अभी तो हम गुस्सा देख रहे हैं, निर्भया के बाद भी हमने कुछ दिनों तक गुस्सा देखा, उसके बाद वो गुस्सा धीरे धीरे डिप्लीट होता चला गया। तो खुद आम आदमी को भी, आम जनता को भी, तमाम लोगों को भी, फिर वो चाहे आधी आबादी की बात हो, पूरी आबादी की बात हो, उनको भी तो इस बारे में गंभीर होकर सोचना पड़ेगा ना वोट करते टाइम। सवाल सबके लिए मैं कर रहा हूँ, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ममता दीदी की पार्टी हो, सब हो। देखिए आदर्श, मसला बहुत गंभीर है और मुझे लगता है बहुत सारे पक्ष आ गए हैं, लगभग सारे पहलू आ गए हैं। बात ये सामने आई है कि आपने जो सवाल पूछा है, पहले उसी का उत्तर देता हूँ कि पब्लिक किन मुद्दों पर वोट करती है और तात्कालिक मुद्दों का क्या प्रभाव होता है, वो अपने आप में बहुत लंबी और अलग बहस का मुद्दा हो जाएगा। लेकिन इस तरह के मुद्दे अगर चुनावी मुद्दे नहीं बनेंगे तो हम इस तरह केवल चर्चाएं करते रहेंगे और इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। बड़ा सवाल ये उठना चाहिए, जो उठा भी, कि इस तरह की घटनाओं की चर्चा इतनी ज़्यादा क्यों होती है, क्यों इसको बार बार 16 दिसंबर वाली उस निर्भया वाली घटना से भी जोड़ा जाता है। वो इसलिए जोड़ा जाता है कि वो देश की राजधानी दिल्ली में हुई और हमको ये लगता है कि जब देश की राजधानी दिल्ली में एक चलती बस में इतनी बड़े, तो उसमें केवल आरोपी की बात नहीं हुई थी, व्यवस्था की बात हुई थी कि बस का परमिट कहाँ था, बस पर काले पर्दे क्यों लगे थे, इतने पुलिस थानों से वो गुजरी, वो पुलिस क्या कर रही थी। वो इसलिए होता है कि एक बड़ा और कड़वा तथ्य ये है कि इस देश में आज भी पूरे साल में 30,000 से अधिक बलात्कार और दुष्कर्म की घटनाएं दर्ज हो रही हैं। बाकायदा एनसीआरबी का रिकॉर्ड है। उसको अगर हम और गहराई में समझे तो 1 घंटे में औसत 3 से 4 ऐसी घटनाएं अब भी हो रही हैं। मतलब जो हमारी 1 घंटे की डिबेट होगी, उस 1 घंटे के दौरान भी 3 से 4 ऐसे मामले, कहीं गांव देहात कस्बे बस, और वो सारे वो मामले हैं जो रिकॉर्ड पर आ रहे हैं। इससे ज्यादा कई गुना मामले ऐसे हैं जो रिकॉर्ड पर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्राइम को देखने की जो प्रवृत्ति है वही गलत है ना। हम तो ये देखते हैं कि इस थाना क्षेत्र में ज्यादा क्राइम होते हैं तो उस थानेदार को हम कहते हैं तेरे यहाँ, तो वो क्राइम दर्ज ही नहीं करता है। सबसे पहली तो उसकी आदत ये होती है ना कि क्राइम को दर्ज ही मत करो, हत्या को आत्महत्या बता दो, क्योंकि आपके यहाँ क्राइम हो रहा तो आप गड़बड़ हो। आप कितने क्राइम दर्ज करके उन पर कितनी जल्दी कार्रवाई कर रहे हो, यह सक्सेस रेट जब बनेगा तब तो क्राइम को देखने का अप्रोच चेंज होगा ना। अभी तो अप्रोच ये है कि तेरे थाना क्षेत्र में टीआई बहुत ज्यादा क्राइम होता है तो तू गड़बड़ है, तो टीआई कहता है कि मैं रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करूंगा। उसका सबसे पहला तो हमको सिस्टम की गहराई में जाने के अवसर इन घटनाओं से मिलते हैं, निर्भया से और कोलकाता की इस डॉक्टर से। क्यों मिलते हैं? महिला मुख्यमंत्री की बात होगी, क्यों नहीं होगी?
अगर देश की राजधानी में होता है तो कौन सुरक्षित है? अगर महिला मुख्यमंत्री के राज में होता है तो कौन सुरक्षित है? अगर अस्पताल जैसी जगह पर होता है तो कौन सुरक्षित है? उस अस्पताल का प्राचार्य ही अगर उस पर लिपापोती करने में लग जाता है तो कौन सुरक्षित है? क्राइम सीन को तोड़फोड़ दिया जाता है तो कौन सुरक्षित है? क्राइम सीन के आसपास रिनोवेशन किया जाता है तो कौन सुरक्षित है? एफआईआर दर्ज किए बगैर अगर पोस्टमार्टम हो जाता है तो कैसे देश चल रहा है? ये उन 30,000 चीखों की प्रतिनिधि आवाजें हैं और इन आवाजों का इतना ऊंचा होना जरूरी है इस देश में, क्योंकि वो जो दबी हुई आवाजें हैं जो गांव ठीक कह रहे हैं शांतनु जी, डोर स्टेप रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन जितनी हो रही है उसके वजह से जो चेंजेस आएंगे कम से कम उन सिस्कियों की भी तो प्रतिनिधित्व करेंगे ना। हर जगह गांव देहात कस्बे में जो बलात्कार और शोषण की घटनाएं हो रही हैं उनको आवाज उठाने वाला अगर कोई नहीं है, और जो आवाज उठ रही है उससे अगर कमेटी बनी है, लेकिन कमेटी के बनने से नहीं होगा। जो दोगलापन हो रहा है वो देश के सामने आना चाहिए और बिना पक्षधरता के आना चाहिए। और क्यों नहीं सवाल पूछे जाएंगे? घटना छोटी है, दब गई, सामने नहीं आई, कोई बात नहीं। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि मीडिया सिलेक्टिव है। मीडिया ने हाथरस को भी उतना ही बड़ा कवरेज दिया है, बदलापुर को भी दिया, और जो घटना बड़ी होगी सामने आएगी मीडिया देगा। जैसे राहुल गांधी हर जगह नहीं जा सकते वैसे मीडिया भी हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन जहां जा सकता है वहां जाएगा और वहां से रिपोर्टिंग करेगा। और कोई व्यक्ति पूरे दल बल के साथ 50-100 गाड़ियों का काफिला लेके एक घटनास्थल पर जाएगा और दूसरे पर नहीं जाएगा तो पूछा जाएगा कि भाई क्या कारण था। उसी दिन एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आएगी और उस पर दनादन ट्वीट और वीडियो आएंगे और उसी घटना पर कोई ट्वीट और वीडियो नहीं आएगा, सवाल पूछा जाएगा। ये सवाल चुप सकते हैं और ये दोनों पक्षों से पूछे जाएंगे। महाराष्ट्र की सरकार से पूछे जाएंगे, शरद पवार वहां धरने पर बैठे हैं, उनका भी हक है और उनको भी हम दिखाएंगे। और जिनको इन सवालों से दर्द है, दिक्कत वहां पक्षधरता की है। ये सवाल जब तक इस देश में इतनी तल्खी से नहीं पूछे जाएंगे, व्यवस्था नहीं बदलने वाली। कितना लोगों को जिनके घरों में बेटियां हैं उनके चेहरों पर, माथों पर जो शिकन है और चिंताएं हैं। मेरे मित्र जिनके घरों में बेटियां हैं, दूर दराज पढ़ रही हैं। मेरा एक मित्र है जिसकी बेटी चेन्नई में पढ़ती है, महाबलीपुरम से आती है। बोले यार जयदीप भाई कोई ऐसी टैक्सी दिलवाओ, कोई सुरक्षा दिलवाओ कि वहां से घर तक आ जाए, इंदौर तक। इस घटना के बाद पहले 5 बार वो आ चुकी है। इनकी गहराई को समझिए, इसलिए सवाल उठने जरूरी हैं। जिनके घरों में बेटियां पल रही हैं उनकी चिंताओं को अगर हम स्वर नहीं दे पाएंगे तो हम भी एक समाज के रूप में, मीडिया के रूप में गलत कर रहे हैं। ये सवाल उठने ही चाहिए, क्योंकि वो 30,000 तो दर्ज हुए हैं, 1 लाख हो रहे होंगे। रिपोर्टें नहीं लिख पा रहे हैं, लोग जा नहीं रहे थानों में। आज भी इज्जत का डर बहुत बड़ा है इस देश में, लोग जाते ही नहीं है। कैसे पीड़िता का नाम सामने आया, पूछा? आप जस्टिस पारदीवाला के जो कपिल सिब्बल से सवाल है उनको पूछिए। हम यहां नहीं पूछ रहे हैं वो सवाल, वो तो देश की सबसे बड़ी अदालत पूछ रही है वहां खड़े होकर। हम तो उस तरीके से पूछ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम कानून नहीं चला रहे हैं। लेकिन हम चर्चा करेंगे, मुद्दों को उठाएंगे, जो मुद्दा बड़ा होगा उसको दिखाएंगे। दोस्तों भी सही, हमारे पास पूरे देश में भेजने के लिए अगर नहीं भी संसाधन है तो जहां संसाधन होगा और जहां से वीडियो आएगा और जहां से खबर आएगी उसको हम दिखाएंगे। ये वादा हम इस बहस के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसलिए कि जो नहीं जा पा रहे हैं, जिनकी आवाज नहीं उठ पा रही है, देखिए एक तो होता है कि दुष्कर्म हुआ, वही अपने आप में गलत है। यहां दुष्कर्म से आगे की बात है, पूरी की पूरी व्यवस्था लगी है उसको छुपाने में, पूरी की पूरी व्यवस्था। ये बात भी अब सामने आ चुकी है। इसी डॉक्टर संदीप घोष ने 4 डॉक्टरों की एक टीम बनाई। 2 डॉक्टरों को आत्महत्या साबित करने पर लगाया गया, परिवार को संभालने के लिए लगाया गया, वो संभाल तो खैर नहीं पाए। और दूसरे 2 डॉक्टर लगे जूनियर डॉक्टरों के आक्रोश को संभालने में। सही कह रहे हैं अवधेश जी, डॉक्टर आक्रोश में आए, लेकिन वही वो नौकरी की मजबूरी होगी। संदीप घोष प्राचार्य हैं, सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, उनकी चापलूसी वो कर रहे होंगे, उनकी टीम में शामिल हुए, दबाने की कोशिश की, नहीं दबा, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे कितने केस दब जाते होंगे, तो जो केस नहीं दब पाया उसकी आवाज उठनी चाहिए। मामला बहुत गंभीर है, ये किसी के सड़क पर मार्च करने से, कोई ये बहस करने से हल नहीं होगा, लेकिन बात होगी तो कम से कम कुछ हल निकलेगा। आवाज, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान क्यों लिया? ये मामला इतना बड़ा होकर चर्चा में नहीं आता तो क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता? ये बड़ा सवाल है। और यही जरूरी भी है, क्योंकि अगर चर्चा इस पर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है, चर्चा नहीं होगी तो किस तरीके से कोई हल निकल कर आएगा। क्योंकि बार बार हर बार इस तरह के मुद्दों पर बातें होती हैं, कई जगहों पर मामलों को दबाने छुपाने की कोशिश भी की जाती है, तमाम अलग अलग तरीकों से। सर अभी 3 घटनाएं और हुई हैं, उन पर मीडिया में चर्चा नहीं हो रही है। सर बदलापुर पे मैंने जितनी खबरें बनाई हैं, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि उस पर बहुत सारे सवाल मैंने पूछे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। बदलापुर और कलकत्ता की चर्चा इसलिए हुई कि लोग सड़कों पर आए। जहां लोग सड़कों पर आते हैं वहां मीडिया चर्चा करता है, जहां लोग सड़कों पर नहीं आते वहां चर्चा नहीं करता। देहरादून में बस के अंदर हुआ, कितनी चर्चा हो रही है। वो नर्स जो है हल्द्वानी में जो है पाई गई, उसकी कितनी चर्चा हो रही है। ये मैं क्यों, लोग सड़कों पर नहीं आए, निर्भया में सड़कों पर आ गए थे। जब लोग सड़कों पर आते हैं तब चर्चा करता है मीडिया, इसलिए मैं मीडिया को सेलेक्टिव कर रहा हूँ। ये और मीडिया मतलब खाली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल मीडिया की बात हो रही है। इसलिए चूंकि कलकत्ता में सड़कों पर लोग आए इसलिए चर्चा हुई, अगर नहीं आते हुए भी खबर बन रह जाता।
बदलापुर में लोग सड़कों पर आए, इसे चर्चा हुई, निर्भया में लोग सड़कों पर आए थे, जहां जहां कठुआ में सड़कों पर आए थे, जहां जहां सड़कों पर आते हैं वहां चर्चा होती है, क्योंकि वो एक बड़ा मुद्दा बनता है। जहां लोग सड़कों पर नहीं उतरते हैं, घटनाएं होती हैं, लाशें मिलती हैं, पुलिस दाखिल दफ्तर कर देती है, किसी को पकड़ के गिरफ्तार कर देती है, सही पकड़ा गलत पकड़ा कोई नहीं पूछता। तो ये मैं कह रहा हूं मीडिया सर। नेटवर्क में बात कहूँगा, देखिए ये मीडिया पर छोड़िए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। 2004 या 5 की बात है, एक बस आईटीओ पर बच्चों की बस पलट गई थी। मतलब वो कोई मरा नहीं, उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन आईटीओ पर बच्चों की बसें हो गई थी। और उसी एक दिन पहले या एक दिन बाद मणिपुर में एक बच्चों की बस गिर गई थी, जिसमें बहुत सारी कैजुअलिटी हुई। लेकिन दिल्ली का पूरा मीडिया आईटीओ का बस जो है उसी को दिखाता रहा, मणिपुर नहीं गया। विनोद जी सही कह रहे हैं, जिन चीज़ों में पब्लिक निकल आती है, बहुत सारी चीज़ें तो मीडिया तक पहुंचती ही नहीं है। किसके पास इतने आदमी हैं, इतने स्ट्रिंगर हैं जो हर जगह जाके पता करेंगे? बहुत मुश्किल होता है। और हम लोग, आप जानते हो, हम लोग प्रिंट में भी रहे हैं, इसमें भी रहे हैं, हजारों खबरें आती हैं। जब उसमें सेलेक्ट करते हैं 10, तो ये देख लेते हैं कि हमारा ऑडियंस कहाँ तक है, उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते ही हैं। ये मीडिया की एक मजबूरी भी है। मीडिया में एक मैं- मार्केट डाउन मार्केट का कॉन्सेप्ट है। नहीं, अब दिल्ली में ही कल्याणपुरी में हत्या होगी तो सिंगल कॉलम छपेगी, और अगर ग्रेटर कैलाश में होगी तो पहले पेज में डबल कॉलम छपेगी। अरे भाई, ये फर्क है। नहीं विनोद, गांव में मेरे शादी होगी मैं नहीं तो होती। दिल्ली की बात कर रहा हूँ सर, नहीं। जहाँ स्टिंगर भी है, रिपोर्टर भी है, सब अरे कुछ है। भाई, सुन तो आप लो। चलिए, छपरा नहीं भेज सकते, लेकिन कल्याणपुरी तो भेज सकते हैं। नहीं, लेकिन नहीं। सिंगल कॉलम छपेगी। देखो, तो देखो। ये एक माइंडसेट है मीडिया का। नहीं, माइंड सेट आप मार्केट नहीं। डाउन मार्केट का। देखो सुन लो, अंबानी की शादी पे जितना कवरेज हुआ, वही तो हमारे मार्केट तुम्हारे है। घर में शादी होगी, वही कवरेज होगा। मार्केट डाउन मार्केट कॉन्सेप्ट है। हाँ तो फिर है ना वो, तो ये तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि सेलेक्टिविटी है। यार स्वीकार नहीं, हकीकत है। वो स्वीकार क्या कर रहे हो? सेलेक्टिविटी नहीं तुम्हारे हम मैं एक बात कर रहा हूँ, उसके कारण कुछ भी हो, नहीं, चाहे उसके कारण audience हो, चाहे नहीं है, हो, देखो, चाहे देखो। कुछ भी हो, या मार्केट हो। तुम सुनो, ठीक है, हाँ, एक मिनट, केवल एक लाइन और कह लूँ। आप देखिए, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे जो भी हो, आप जिस ऑडियंस तक पहुंचते हैं उसकी फिक्र आप पहले ज़्यादा करेंगे, बाकी उसकी नहीं करेंगे। जिसको सुन लो, चाहे टेलीविजन हो चाहे अखबार हो, आप देखते हैं, ये कोई नहीं देखता खजूरी खास में कितना देखा जाता है, सब देखते हैं हौज खास में कितना देखा जाता है। उसको SSC A, SSC B, SSC C, SSC D करते हैं। और जनरल, मैं ये बात कहता हूँ, ये टॉप लेवल पे डिसाइड होता है। तो ये खाली मीडिया को कह देना नहीं, तो यार उस हाउस में कारण यह है, रहेगा। ठीक है। शांतनु जी, जो रामकृपाल जी ने कहा, सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पे 48 घंटे में उसका निर्णय हो गया, तो मेरे ख्याल से जब भी हम ऐसी चीज़ की बात करें तो कन्विक्शन रेट की ज़रूर बात करें। तो मैं 2 डेटा देना चाहूँगा। पिछले 4 साल से सारा जितना क्राइम होता है, जितने भी तरह का क्राइम होता है, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा है 4 साल में कन्विक्शन रेट में। 71% का कन्विक्शन रेट है, और वेस्ट बंगाल में उसी समय मात्र 9% कन्विक्शन रेट रहा है पिछले 5 साल में, साल दर साल। वो मैं, मेरे ख्याल से उसको हम बार बार ट्रैक करते रहें और बताते रहें कि केस जा रहे हैं, और क्लोजर पे भी हम न्यूज़ करें। जब भी जिस भी केस का 1 साल बाद, 2 साल बाद उतनी बड़ी खबर करें, तो मेरे ख्याल से वो डेटरेंट ही होता है, डर ही होता है उसका, तो वो बार बार लोगों तक जाता रहे। 48 घंटे पे तो नहीं हो पाएगा हमारे यहाँ, लेकिन जब भी हो दिखाया जरूर जाए। ये जो तथ्य आ रहे हैं, मुझे लगता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर हम बहस करेंगे तो ज्यादा कंक्लूसिव हो पाएंगे, वरना केवल मीडिया और उसके कवरेज और उसकी सिलेक्टिविटी पर हम बात करेंगे तो उस पर बहुत सारी अलग बहसें हो सकती हैं। मीडिया को हम खुद भी अपने ऊपर कोड़े लगाने वाली स्टाइल में कोस सकते हैं, लेकिन मैं इस विषय को विराम देते वक्त इस सवाल पर जरूर छोड़ना चाहूंगा कि संजय रॉय ने और संदीप घोष ने जो कुछ किया, क्या वो इसलिए किया कि मीडिया का कवरेज सिलेक्टिव है? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए हो गई कि मीडिया का, हमारा मुद्दा आज का कुछ और था, और अगर हम उसको मीडिया के नहीं, फिर तो हमको हर एक को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जिस तरह की परवरिश हमारी होती है, महिलाओं को और स्त्रियों को देखने की जो प्रवृत्ति बचपन से हमारे समाज में डेवलप होती है, वो भी दोषी है। अगर उंगली उठेगी तो सबकी तरफ उठेगी, लेकिन मीडिया को दोष देकर हम संजय रॉय और संदीप घोष को बरी नहीं कर सकते। इसलिए हमें मुद्दे पर बना रहना चाहिए। जो मुद्दा सामने आ गया है, कम से कम उसको मीडिया पर दोष देकर दोषियों के मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बात आप कह रहे हैं। देखिए, दोष देकर केवल उस चीज से घूमने हटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि हम उन नतीजों पर कहां पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, जिसकी हम बार बार बात करते हैं और जिस पर
जनता भी जिसको लेकर उसके अंदर आक्रोश दिख रहा है, अभी भी लोग सड़कों पर हैं, डॉक्टर्स नाराज हैं, डॉक्टरों के अंदर गुस्सा है, डर है, गुस्से से ज्यादा डर है, खास करके महिला डॉक्टरों, महिला जो तमाम कर्मियां हैं जो इस तरीके से अस्पतालों में काम करती हैं उनको लेकर, और उनको ही नहीं देश भर की हर बेटी के दिल में ये डर है, परिवार के भी दिल में ये डर है। और उसी के लिए हम तमाम समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये राजनीति की भेंट महिला सुरक्षा क्यों चढ़ती जा रही है। केवल सिलेक्टिव अप्रोच इसलिए हमने ये बात की कि केवल इसलिए कि हमारे हिस्से की राजनीति हमको मिल जाए, हमारे हिस्से का वोट बैंक मजबूत हो जाए, इसलिए होगा, या वाकई इस तरह के मामलों पर गंभीरता दिखेगी। कोर्ट तो बहुत सारे सवाल पूछ रहा है, इसलिए हमने अपने साथ तमाम खास मेहमानों को जोड़ा कि इस पर हम चर्चा करें। और आपसे भी उम्मीद कि आप भी इस पर जरूर सवाल अपने उन नेताओं से कीजिएगा जो कभी भी आपके बीच आए, कभी भी आपसे टकराएं, और सवाल करते रहिएगा, शायद इससे उनके ऊपर ज्यादा दबाव बनेगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए आप अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।